अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बुनियादी तौर पर एक चीज़ हवा बन गई है, और वो चीज़ है कि हम ये समझते हैं कि उर्दू बहुत मुश्किल हो गई है। उर्दू मुश्किल है। उर्दू मुश्किल चीज़ है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अजीज़ा ने गिरामी, बात यह है कि हम सारा दिन आपस में गुफ्तगू करते हैं, उर्दू बोलते हैं। हम मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामे, मूवीज़, बुक्स पढ़ते हैं। इवन दैट हम इंग्लिश बुक्स पढ़ते हैं, और हम अपने दोस्तों को उस पूरे ड्रामे की, उस पूरी फिल्म की, उस पूरी किताब की, उस इंग्लिश नावल, जो भी वट एवर यू हैव रेड, पढ़ते हैं तो वो सुना देते हैं। और मैक्सिमम हम 5 to 7 मिनट में तवील तरीन गुफ्तगू को बता देते हैं। एक बात तो इसमें साबित हो गई कि मसला जुबान का नहीं है। मसला ये नहीं है कि हम बयान नहीं कर सकते। मसला ये नहीं है कि हमें उर्दू जुबान नहीं आती। मसला ये है कि हमने आज तक हौसला नहीं किया। जो कुछ हम गुफ्तगू में बताते हैं वो लिख नहीं पाते। दरअसल हमारे यहाँ अल्फाज की कमी नहीं है, अल्फाज को लिखने की कमजोरी मौजूद है। अब ये जो ज़ख़ीरा अल्फाज है, वोकैबुलरी है, ये हमारे यहाँ पहले एक दौर था कि मुश्किल अल्फाज की इमला सिखाई जाती थी, और बच्चों को तीसरी, चौथी, पांचवी जमात में, 3, 4 एंड 5th क्लास में ये इमला की इतनी प्रैक्टिस, इतनी मश्क करवाई जाती थी कि वो इन मसाइल से दो चार नहीं हुआ करते थे। लेकिन हमारा मसला ये हुआ कि हम लोग इनसे दो चार हैं। वजूहात क्या हैं? वजूहात यही हैं कि हम लोग तवज्जो नहीं कर रहे। हमारे 7 सब्जेक्ट हैं वो अंग्रेजी में हैं, और उर्दू हमें मुश्किल लगती है। उस पर एक और मसला है। हमारे यहाँ स्कूल से काम मिलता है थोड़ा बहुत, तो जो थोड़ी सी पोश फैमिलीज हैं, किसी अच्छे इलाके में रहते हैं, तो उनके यहाँ आम तौर पर उर्दू ज़ुबान की बजाय कोशिश की जाती है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान बोली जाए। तो जब अंग्रेज़ी ज़ुबान बोली जाएगी तो यकीनी बात यह है, मसला कहाँ होगा? मसला पैदा होगा कि फिर बच्चे उर्दू कहाँ से सीखें, वो अल्फाज कहाँ से लाएं। ना उर्दू किताबें पढ़ने का रिवाज रहा। क्यों? क्योंकि इंसानी जहन जब किसी चीज को से 17 दफा देख के महफूज करता है तो उसकी शक्ल भी महफूज हो जाती है। इसलिए बचपन में हरूफ और अल्फाज की बार बार मश्क करवाई जाती थी। बहरहाल ये एक ज़िमनी मसला था। अब आते हैं असल सिलेबस की तरफ। आज हम उर्दू सेकंड लैंग्वेज 3248 के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। गुज़िश्ता 3 इम्तिहानात इस नए सिलेबस के से हो चुके हैं। अब सवालात की तरतीब बदल गई है। पहले जो पेपर है उसका वक्त है 1 hour and 45 minutes, 1 घंटा और 45 मिनट, और कुल सवालात हैं 5। इन 5 सवालात में पहले 4 सवाल तफहीम के हिस्से में आते हैं। यानी पहले 3 तो सीधे सीधे कंप्रीहेंशन के सवालात हैं, और चौथा जो है वो है तलखीस का, खुलासा करना, समरी बनाना। ये भी तफहीम ही की एक शक्ल है। अच्छा, अब कंप्रीहेंशन की, तफहीम नवीसी की, इसमें मुख्तलिफ नोइयतें हैं, यानी कि अकसाम कह लीजिए। इसकी जो पहली मश्क, अब सवाल की बजाय लिखा होता है मश्क नंबर 1। उसकी पहली मश्क में एक इबारत दी गई है। उस इबारत को हम पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उसे समझते हैं। समझने के बाद अहम निकात को हाईलाइट करते हैं या अंडरलाइन करते हैं। फिर हमें सवालात पढ़ने हैं।
फिर सवालात पढ़ के हमने दोबारा इबारत को देखना है, और हमने देखना है जहां हमने अंडरलाइन किया हुआ है क्या वो सवालात के मुताबिक है या नहीं है। नहीं तो हमें एक दफ़ा फिर उसे पढ़ना पड़ेगा और सवालात के मुताबिक हाईलाइट या अंडरलाइन करना पड़ेगा। अब ये जो पेज है ये है डेड पेज 1.5, यानी डेड पेज को रीड करना, अंडरस्टैंड करना, हाईलाइट करना, और फिर उन सवालात को समझते हुए उनके जवाब देना। इसके लिए वक्त की ज़रूरत है। सबसे मुश्किल काम अब जो पहले पर्चे में है, फर्स्ट पेपर में है, वो है टाइम मैनेजमेंट, कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। तो एक ये मसला आता है कि बच्चे फिर आखिर में जल्दी जल्दी सवालात कर लेते हैं, जिसकी वजह से नतीजा मुतासर होता है। और जो पहली तफहीम की मश्क है वो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हवाले से। तो आप सवालात पढ़ेंगे, सवालात के बाद आप जवाबात पढ़ेंगे। आपके सामने एक छोटा सा मजमून, ये मिसाल के हवाले से मैंने कर रखा है स्क्रीन के ऊपर। इस मजमून का नाम अखलाक है। अखलाक के हवाले से ये, वैसे ये इबारत बिल्कुल छोटी सी है, उसमें 1.5 पेज की, 1.5 पेज की इबारत कम से कम होगी। इसके बाद इसके सवालात हैं। अब इसके सवालात होंगे, ये देख लिए, 6 सवालात हैं इसके। और इन 6 सवालात में आपको 8 नंबर, बाज़ औक़ात 8 सवालात होते हैं, तो एक सवाल का 1 नंबर होगा आपके लिए। ये चूंकि छोटा पैसेज था तो इसके सवालात कम बनते थे, तो कम बनाए गए। तो बड़ा पैसेज होगा क्योंकि 1.5 पेज का होता है। यह है इसकी पहली मश्क। फिर इसमें जो बात याद रखने की है वो बात है वक्त को किस तरह से तकसीम किया जाए कि आपका पर्चा पूरा हल हो जाए। और ये मैथमेटिकल नंबर हैं, इसमें कोई एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। यह बात आपको अपने जहन में रखनी है। उसके बाद मैं दूसरे सवाल को शेयर करूंगा, और उसके हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। उसकी वजह यह है कि जब तक हमारे सामने मश्क मौजूद नहीं होगी हम नहीं कर सकेंगे। तो अब हमारे सामने दूसरी मश्क जो है वो आपके सामने जाहिर हो गई होगी। अब इसमें ये मश्क नंबर 2 है। ये भी तफहीम है। इसको इस अंदाज में लिखा गया है कि इसके 4 पैराग्राफ हैं। इसके पहले पैराग्राफ को ए कहा गया है, दूसरे को बी कहा गया है, तीसरे को सी कहा गया है, और चौथे को डी कहा गया है। तो इन पैराग्राफ को जहन में रखते हुए और उनके नाम ए बी सी और डी जहन में रखते हुए हमने पहले तो उसको सबसे पहले वही काम करना है कि रीडिंग, पढ़ाई, पढ़ना है, गौर से पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, मुश्किल अल्फाज को समझना है, अहम बातों को हाईलाइट करना है। अहम बातों को हमने हाईलाइट कर लिया। उसके बाद हमने नीचे सवालात पे जाना है। अब हर सवाल में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए, हर सवाल में ए बी सी और डी ऑप्शन होगी। इसका अंदाजा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब वो पूछता ये है कि ये जो पहला सवाल है, किरदार की बुनियाद किन औसाफ पर होती है, वो पूछता है कि इस सवाल का जवाब पैराग्राफ ए में है, पैराग्राफ बी में है, पैराग्राफ सी में है, या पैराग्राफ डी में है। अब जब तक हम इतनी दिलचस्पी से, इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेंगे कि इसका जवाब किस पैराग्राफ में है, तो फिर हम इसका जवाब देने से कासिर हो जाएंगे, हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ये बात ध्यान में रखना है आपने। अगर हमने इसको गौर न किया, न देखा, इस बात को समझने की कोशिश न की, तो फिर हमारे लिए इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये मश्क नंबर जो है ये 2 है। अब हम आ, मश्क नंबर 3 पे आते हैं, यानी कि सवाल नंबर 3 जिसको आप समझ रहे हैं, जिसको हम समझते हैं कि कहा जाता है। हम उसकी भी गुफ्तगू करते हैं।
تو अब जो है मश्क नंबर 3 पे हम पहुंच गए और ये शेयर हो गई है आपके सामने। और ये भी उतनी तवील नहीं है, ये सिर्फ आपको मिसाल के तौर पर दिखाई गई है। और इसलिए ये शेयर की गई है कि आ, वक्त कम होगा तो कम वक्त में हम इसको किस तरह से समझ सकें, आसानी हो, मुश्किल हमें ना हो। तो अगेन हमने इस मश्क को पढ़ा। इसका अंदाज पहली दो तफाहिम से मुख्तलिफ है। ये तफहीम दी गई है, नीचे इसके 4 सवालात हैं और इनके नोट्स बनाने हैं। हमने देखना है कि इसमें अहम बातें क्या हैं, वो हाईलाइट करनी है। हाईलाइट करने के बाद हमने इसके सवालात पढ़ने हैं। देखिए, नोट्स बनाने के लिए सवालात और जवाबात। तो देखिए, इसके नोट्स बनाने के लिए जिस तरह से आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, इस्लामियात पढ़ते हैं, पाकिस्तान स्टडी पढ़ते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं। अच्छा, नोट्स बनाने के लिए आप पूरा जवाब नहीं लिखते, अहम तरीन बात हिंट्स लिखते हैं। बुनियादी तौर पर हिंट्स लिखने चाहिए। इसके मुकम्मल जवाब की बजाय हिंट्स लिखना मेरे नज़दीक ज़्यादा मुनासिब होगा। इकदारों अकदारों रिवायात से क्या मुराद है? अब आपने पढ़ा, इसके मुताबिक, इस पैसेज के मुताबिक, आपके प्रायर नॉलेज के मुताबिक नहीं। आप जो कुछ पहले से जानते हैं, जो कुछ सुना हुआ है आपने, वो नहीं लिखना। जो इस पैसेज में मौजूद है, उस पैसेज के मुताबिक हमने उस बात को इसमें लिखना है। तो पैसेज में मौजूद है माशरती उसूल और नज़रियात, ये अकदार और रिवायात होती हैं। नस्ल दर नस्ल, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जब कोई चीज़ आती है, वो कौन सी चीज़? हमारा बिहेवियर, हमारा ट्रीटमेंट विद अदर, जिसको हम ट्रेडिशंस कहते हैं, जिनको हम अपना रिलेशनशिप कहते हैं आपस के। तो ये किन उसूलों के मुताबिक चलते हैं और हम किन उसूलों पर अमल करते हैं, इनको कहते हैं अकदार और रिवायात। ये हमारे नोट्स बन गए। ये नहीं है कि हमने पूरी की पूरी 2 लाइनें हमें समझ आई, 3 लाइनें समझ आई, लिख देनी है, ऐसा नहीं है। तो कोशिश ये करनी है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा तफहीम में अपने अल्फाज इस्तेमाल करें, ये ज़रूरी चीज़ है। और ये लिखा हुआ होता है तफहीम के अंदर कि आप अपने अल्फाज में तफहीम को बयान करेंगे। अगर आप अपने अल्फाज में बयान नहीं करेंगे तो फिर उसके इख्तियार में है, आपके वो मार्क्स दे, आपको वो मार्क्स ना दे। क्योंकि ये मैथमेटिकल नंबर है, हम इसमें चांस ले ही नहीं सकते कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे हमें शक पड़ जाए कि हमें वो नंबर नहीं मिलेंगे। और ये 26 मार्क्स होते हैं पहली 3 तफहीमात के, पहले 3 मशकों के। ये जो तफहीमात हैं, इनके लिए 26 नंबर है। अब चौथी मश्क, यानी कि चौथा सवाल है, वो है खुलासा, समरी लिखनी है। और ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको शेयर करता हूं। और शेयर करने के बाद चौथा सवाल फिर मैं आपको ये वाज़ेह करूंगा कि आपने उस सवाल को किस तरह से टैकल करना है। ये ज़रूरी है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमने किस सवाल को किस तरह से हल करना है। मैं आपको पहले उसकी अहम नुकात जो है वो शेयर करूंगा, उसके बाद हम उसकी मश्क पर चलेंगे, गुफ्तगू करेंगे। देखें, खुलासा बनाने के चंद एक अहम निकात होते हैं। सबसे पहली बात जो है कि आपने पूरी उस इबारत को, उस पैराग्राफ को, उस पैसेज को, उस मजमून नुमा तहरीर को जो आपको दी गई है, और वो कम से कम 1.5 पेज यानी 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल होगी, बागौर मुतालिया करें, पूरा ही तवज्जो से उसे पढ़ें, क्योंकि आपने उसको अपने अल्फाज में लिखना है और उसका खुलासा बनाना है। और 100 अल्फाज ओ लेवल सेकेंड लैंग्वेज में 3248 में जी, जो खुलासा है, जिसको हम तलखीस भी कहते हैं, हाँ जी, तलखीस भी कहते हैं, जिसे हम मुख्तसर नवीसी भी कहते हैं,
یہ میکسیمم اس کے لیے 100 الفاظ ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں لکھ سکتے اس کے اوپر۔ تو 100 الفاظ میں ہم نے وہ تمام تحریر کو جو ہے وہ سمرائز کرنا ہے، لکھنا ہے، کوئی اس کے اہم نکات نہ رہ جائے۔ اس کے بعد ایک آخری بات، میں آخر میں ایک بات پوائنٹ بتاؤں گا، اگر میں بھول جاؤں بتانا تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا، کوئی بھی جو پارٹیسپینٹ ہے وہ پوچھ سکتا ہے۔ اہم نکات عکس کریں، یعنی کہ پڑھتے ہوئے اہم نکات کو ڈیڈیوس، امپارٹنٹ پوائنٹ جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کیجیے، مرکزی خیالات اور اہم جملے منتخب کریں، غیر ضروری تفصیلات چھوڑ دیں، مثالیں، اضافی وضاحتیں، کوئی بات اضافی بتائی گئی ہے ٹو ایکسپلین اینی تھنگ، کوئی مثال دی گئی ہے، کوئی پروورب وغیرہ وغیرہ، لمبے جملے شامل نہ کریں، چھوٹے سے چھوٹا جملہ بنائیں جس میں بڑی سے بڑی بات کی گئی ہے، سادہ جملہ بنائیں، میں آگے لکھ دیتا ہوں یہاں پر، سادہ جملہ بنائیں، کیونکہ اس میں مشکل جملے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر اور مربوط یعنی ربط ہو، ایک سیکوینس ہونا چاہیے اس کے اندر، آسان الفاظ چھوٹے جملوں میں تحریر کریں، ترتیب قائم رکھیں، مضمون کے مرکزی خیال کی ترتیب کو تبدیل مت کریں، نہ بگڑنے دیں، سیکوینس کسی طور پر بھی آپ تبدیل نہ ہونے دیں، کیونکہ اس کا خیال جو ہے وہ نہ بگڑ جائے۔ اس کے بعد اپنے الفاظ میں لکھیں، یہ بہت اہم بات ہے، اگر آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے، مثلا جس طرح میں نے سب سے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ فلم دیکھتے ہیں، آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں، آپ سٹوری بک پڑھتے ہیں، آپس میں آپ چلے آپس میں کسی دوست کو ملنے گئے، آپ فردر کسی دوست سے ملے تو اس نے کہا یار وہ آپ لوگ ملے تھے تو وہاں کیا باتیں ہوئیں، تو آپ بھلے وہاں 4 گھنٹے رہے ہوں، لیکن آپ اپنی ساری گفتگو جو ہے وہ 5 سے 7 منٹ میں بتا دیتے ہیں دوستوں کو، یہی اس کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کسی سفر پہ گئے، سفروں کے دوران میں آپ بے شمار چیزوں سے گزرے، لیکن جو چیزیں آپ کے ذہن پر رقم رہ گئیں، جنہوں نے آپ کو متاثر کیا، یا جس کی وجہ سے آپ کسی اچھے واقعے سے یا کسی مشکل وقت سے گزرے، وہ بات آپ کو یاد رہ گئی، تو اس کو آپ نے مختصر انداز میں بیان کر دیا، یہی خلاصہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ یہ خلاصہ بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ذہن میں بات آپ کے ہے، آپ رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ جو باتیں وہاں ہوئی تھیں، وہ ساری باتیں، وہ الفاظ آپ نے استعمال نہیں کیے، یہ ساری کی ساری باتیں آپ اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں۔ تو طویل و اختصار کا کیا، طول بہت لمبا نہ ہو، بہت مختصر، اتنا مختصر نہ کر دیں کہ اصل بات اس میں سے رہ جائے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ خلاصہ ہمیشہ اصل متن یعنی ٹیکسٹ سے چھوٹا اور جامع ہونا چاہیے، عام طور پر یہ 1/3 ہوتا ہے، جسے 1/3 کہا جاتا ہے اردو میں، 1/3 خلاصہ ہوتا ہے عام طور پر، لیکن یہ او لیول میں 100 الفاظ کی یہ جو ہے نا حد مقرر کر دی گئی ہے، 100 الفاظ سے کم ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس 105 الفاظ ہوتے ہیں، اس سے اوپر نہ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اگر آپ نے میکسیمم نمبر لینے ہیں تو آپ کو خلاصہ اتنا ہی لکھنا چاہیے۔ اور الحمدللہ اس سال جو رزلٹ آیا ہے میرا، ان میں بچوں نے 9 نمبر بھی لیے ہیں اور 8 مارکس بھی لیے ہیں، اور ایک دو بچوں نے میرے خیال میں پورے کے پورے 10 مارکس بھی لیے ہیں۔ تو بچوں نے اس میں ہمت دکھائی ہے، اس کے میں 10 نمبر بھی آ سکتے ہیں، ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یعنی پہلے پیپر میں میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں، بچی ہیں میری، تو انہوں نے اس میں سے 50 میں سے 50 مارکس لیے ہیں، تو آپ بھی لے سکتے ہیں، یہ مشکل کام نہیں ہے، اٹ مین جب اس نے لیے ہیں تو آپ کیوں نہیں لے سکتے، تو آپ بھی لے سکتے ہیں۔ اب آخری بات جو میں کہہ رہا تھا، مجھے آپ یاد دلائیے گا، وہ آ گئی، عبارت کا خلاصہ لکھتے ہوئے ذہن میں جب آپ بنا رہے ہیں اس کا سلسلہ، جب خلاصہ لکھ رہے ہیں تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر عبارت میں قرآن پاک کی کسی آیت کا حوالہ ہے، کسی حدیث کا حوالہ ہے،
कोई अशआर हैं, कोई ज़रबुल अमसाल हैं, कोई तारीखी वाक़या है, कोई तकरार ख्याल, किसी बात को दोहराया गया है, रेपिटिशन जिसको कहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आपने खुलासे में नहीं लिखना। हाँ, तारीखी वाक़ये को, कुरान पाक को, हदीस के हवाले को आप तलमीह की सूरत में, अब आप ज़हन में रख लें, आपके सामने में एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ, तलमीह। तलमीह जो है, जिसको तलमीहात भी कहा जाता है, तो ये जो तलमी हाथ हैं, ये तलमी हाथ, ये हम जब लिखते हैं तो ये पूरा वाकया दो अल्फाज, तीन अल्फाज, और मैक्सिमम जो है वो चार अल्फाज में आ जाता है। और बाज़ औक़ात हमें उन वाकयात के प्रोवर्ब्स भी मिल जाते हैं, ज़रबुल अमसाल भी मिल जाते हैं। कुछ लोग इसको ज़रबुल मिसाल भी पढ़ते हैं, ज़रबुल अमसाल, इनका हवाला दिया जाता है, दिया जा सकता है, जिससे आप तवील तरीन इबारत को, दो तीन लाइनों को, उस पूरे वाक़ये को एक छोटी सी बात में बयान कर सकते हैं। मसलन यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है, तो आप बिरादरान यूसुफ कह सकते हैं, यूसुफ और जुलेखा कह सकते हैं, केनान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मिस्र का कर सकते हैं, हुस्न यूसुफ को कह सकते हैं। यानी वो सिचुएशन के मुताबिक, वो सूरत हाल क्या है, आपसे क्या डिमांड किया जा रहा है, आप क्या कह सकते हैं, उसके मुताबिक आपको बयान करना होता है। अब आपके सामने एक छोटा सा पैसेज है, अगर आप इसको देखें और आप इसकी का खुलासा, हमने खुलासा देखें, ये इसका किया जा सकता है। तो खुलासा का जो तीसरी जो मश्क थी आपके सामने, कहें तो वो मैं तीसरी मश्क आपके सामने दोबारा से शेयर कर देता हूँ। आप उस तीसरी मश्क को इसमें देखिए, और फिर देखने के बाद हम दोबारा इसकी तरफ लौट आएंगे कि हमने उसको अ, किस तरह उसको छोटा किया जा सकता है या किया है। ये देखिए, ये आपके सामने है। ये हमने 100 अल्फाज की वजह से उसको बहुत छोटा नहीं किया, वरना ये बहुत छोटी भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये आपके सामने है। ये कम से कम जो है, ये 150 वर्ड की ये मश्क होगी, कम से कम, इससे कम नहीं होगी, ज़्यादा हो सकती है। बहरहाल, तो इसको जब हम पढ़ेंगे, तो ये चूंकि मिसाल थी, हम ये नहीं कह सकते कि भी ये बेहतरीन है, क्योंकि कम वक्त था, तो थोड़ी छोटी रखी गई है ताकि इजीली आपसे इसे डिस्कस किया जा सके। तो इसके वक्त जो है हमारे पास जो ये है, ये उससे आधा अल्फाज हैं। यानी कि इसमें देखें कि हमने अक़दार और रिवायात किसी मुआशरे की शनाख्त और वर्सा है या विरासत है। यह असूल ज़वाबित एक लफ्ज़ काउंट होगा, क्योंकि ये मुरक्कब इजाफ़ी है, तो मुरक्कब इजाफ़ी एक लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल होगा, यहाँ पर दो के लिए नहीं होगा। मुरक्कब ज़रूर है, लेकिन ये एक लफ्ज़ की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। अक़दार और रिवायात को एक लफ्ज़ काउंट किया जाएगा। अफराद के रवैये और ताल्लुकात, ये एक लफ्ज़ काउंट होगा। को मुनज़्ज़म करते हैं, या हम इसको ताल्लुकात और रवैये भी कह सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि और की वजह से कहीं इस लफ्ज़ को दो ना काउंट कर लिया जाए, तो मैं एहतियातन ताल्लुकात और रवैये कर देता हूँ, ताकि आपको ये मुश्किल ना रहे, और हम इसको इजीली जो है, मुरक्कब, वो भी मुरक्कब इजाफी था, लेकिन कुछ लोग जो है ना शायद इसको थोड़ा सा समझ ना सके, तो ताल्लुकात और को मुनज़्ज़म करते हैं। हमारी अहम अक़दार में बड़ों का एहतराम, छोटों पर शफकत। ये देखें, बड़ों का छोटों पर, ये मुरक्कब जारी है, एक एक लफ्ज़ काउंट होगा। मेहमान नवाजी एक लफ्ज़ काउंट होगा। ईसार, हाँ जी। दियानत और सच्चाई इसी तरह हम लिख सकते हैं, अगर आप कहें तो हम इसको भी ये देखिए, हम इसको वाव में तब्दील कर देते हैं, दियानत और सच्चाई कर देते हैं, ताकि वो मसला ख़त्म हो जाए। शामिल है रिवायात, शादी ब्याह एक लफ्ज़ काउंट होगा। त्यौहार, लिबास, खुराक, ज़ुबान और खुराक, ये अलग अलग होंगे।
میں خوراک میں، یہ خوراک میں ایک لفظ ہوگا. جھلکتی ہے نہیں نظر آتی ہیں. ہاں جی، آپ جھلکتی بھی لکھ سکتے ہیں، نظر آتی ہیں بھی لکھ سکتے ہیں. معاشرتی، یکجہتی، یکجہتی کو، یکجہتی آپ عام طور پہ اکٹھے لکھتے ہیں، لیکن میں اس کو الگ لکھنے کا قائل ہوں. یکجہتی کو، یہ مرکب جاری بن گیا ہے، یہ ایک لفظ کاؤنٹ ہوگا. فروغ دیتی ہیں، جدید دور میں، ایک ہے دور میں، جدید دور میں، یہ جدید دور میں میرے حساب سے ایک ورڈ کاؤنٹ ہونا چاہیے. مغربی اثرات ایک ورڈ ہوگا. اور ٹیکنالوجی کے باعث، ٹیکنالوجی کے، ہیں جی. اچھا، اس کے بعد ایک اقدار کو ایک خطرہ لاحق ہے. ضروری ہے کہ مثبت تبدیلیوں کو یا تبدیلیوں کو بھی ایک ورڈ کاؤنٹ ہوگا. اپناتے ہوئے، اصل اقدار کا بھی ایک لفظ ہوگا. تحفظ کرے. تو اس طرح سے ہم اس کا خلاصہ بنا لیں گے. تو یہ ہم نے 4 مشقیں کر لیں، جن کو آپ 4 سوال کہہ سکتے ہیں. اور اب ہم آ رہے ہیں اس کا جو سب سے مشکل حوالہ ہے، سب سے مشکل بات ہے، اور اس کی مشکل بات سب سے ہے جو سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا ای میل رائٹنگ کا. ای میل رائٹنگ کی مشق اور اس کو دکھانے سے پہلے میں آپ کو ای میل رائٹنگ کے حوالے سے چند اہم باتیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے، ہمارے سامنے ایک سوال ہے. اس سوال کا بنیادی حصہ ہے سوشل میڈیا کا بے جا استعمال. وقت، اس میں بہت سارے نوٹ پوائنٹس دیے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ای میل میں لکھا جاتا ہے کہ جی فلاں سوال ہے، فلاں سوال ہے. تو اس سوال کے مطابق آپ 150 الفاظ کی ای میل لکھیے. پھر میں پھر کہوں گا کہ ہمیں ورڈ کاؤنٹنگ نہیں آتی. ورڈ کاؤنٹنگ کی وجہ سے ہمیں مسائل پیش آتے ہیں. تو ہم عام طور پر طلباء کو اور طالبات سے، طالب علموں سے یہ بار بار ان کی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ آپ کم سے کم 180 180 الفاظ لکھیں، تاکہ یہ الفاظ کم نہ ہو جائیں. یا وہ جو ایک صفحہ ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے ایگزام میں، او لیول ایگزام کا، اگر آپ نے پیپر دیکھا ہے، نہیں دیکھا تو آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے اور پیپر دیکھیے، سلیبس بھی دیکھیے، اور پیپر بھی کم سے کم ایک اسپیسیمن پیپر بھی دیکھیے. یا آپ پیپر لے لیجئے جو یہ لیٹسٹ پیپر میرے خیال میں آ چکا ہے نیٹ کے اوپر، آپ اس کو دیکھیے. تو پیپر کے بعد آپ کو پڑھیں اس کو، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے. تو سوشل میڈیا کا جو بیجا استعمال ہے، اس میں جو پوائنٹ دیے گئے، وقت کا ضیاع، یعنی وقت ضائع ہوتا ہے. صحت کے مسائل، اگر مسلسل بیٹھیں گے، اسکرین دیکھیں گے، آنکھیں ہیں. آئسولیشن ہے، آئسولیشن کے انسانی صحت پر، انسانی ذہن پر، انسانی سوچ پر اثرات ہوتے ہیں. مسلسل بیٹھنے سے خوراک کا نظام انہضام، ڈائجسٹو سسٹم متاثر ہوتا ہے. بہت سے اور مسائل جسمانی پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے دیکھیں. اچھا، میرے پاس ٹائم 10 منٹ رہ گیا ہے، اور تو میں کوشش کروں گا کہ اس 10 منٹ میں میں اپنی گفتگو مکمل کر سکوں. زندگی میں اعتدال اور توازن، کیونکہ مجھے جو زوم ہے وہ 40 منٹ سے زیادہ کا آپشن نہیں دیتا. زندگی میں اعتدال توازن کیا ہے؟ کہ زندگی میں ہر چیز کو مکمل برابر برابر وقت دیا جائے. جہاں جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا، لیپ ٹاپ بھی ضروری ہے، ہمیں تعلیمی مصروفیات بھی ضروری ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہماری صحت اس سے متاثر نہ ہو. ہماری صحت کو اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہماری صحت کسی طور پر اس سے متاثر نہیں ہونی چاہیے. ہماری صحت اس سے کسی طور پر متاثر نہیں ہونی چاہیے. یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، کیونکہ اگر صحت اچھی ہے تو آپ تمام کام کر سکتے ہیں. اچھا جی، ای میل تقریباً 150 الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے، میں نے کہا نا جی. لیکن اس کے لیے ہمیں کوشن لینا ہے 180 ورڈ کا. اس کے بعد مواد جو لکھتے ہیں، یعنی جو میٹیریل ہے، آپ کے جو پوائنٹس ہیں، یہ جو 3 پوائنٹس دیے گئے ہیں جو ان کے بارے میں اس نے پوچھا ہے آپ سے، اس کے 6 نمبر ہیں، 6 مارکس ہیں. تو زبان یعنی لینگویج اور طرز تحریر، آپ کا انداز بیاں ہے، آپ کا اسلوب ہے، آپ کا سٹائل ہے، اس کے 8 نمبر ہے. دیکھیے، میٹیریل کے 6 مارکس ہیں، اور لینگویج کے
यूसेज ऑफ लैंग्वेज के, आपके स्टाइल के, आपकी लिटरेरी लैंग्वेज के 8 नंबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश में गलत जुबान लिखें, और कोई लफ्ज़ लिखना नहीं आता उसका इमला गलत कर दें जिसका इम्पैक्ट गलत पड़े, तो ये ज़रूरी नहीं है। अब देखिए उसमें क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है लिखने के लिए। आपको तो ये तख्लीकी तहरीर है, आपने सोचना है, उस टॉपिक पे सोचने के बाद तख्लीकी अंदाज में लिखने की कोशिश करनी है। आपको दोस्तों तक बात पहुंचाने की महारत, जिस तरह आप कहानियां सुनाते हैं दोस्तों में बैठकर, फिर क्रिटिकली आप देखने की अहलियत रखते हो और जुबान दुरुस्त इस्तेमाल करें। मैं आप ज़्यादा जो वक्त नहीं रह गया मेरे पास, मैं ईमेल की तरफ जाता हूं ताकि आपको मैं ईमेल शेयर करके उस पर आपको दिखा सकूं कि हमने कैसे ईमेल लिखनी है। तो आप देखिए आपके सामने एक ईमेल मैंने शेयर कर दी है, और उसका नाम देखिए, सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल। इसे ईमेल को बरकी खत कहते हैं, यानी ये लेटर ही की एक किस्म है। ठीक है। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के गैर जरूरी इस्तेमाल से महफूज रहने के लिए छोटे बहन भाई, आपकी छोटी बहन है या छोटा भाई है, उनमें से किसी एक को ईमेल लिखनी है। अच्छा, इस ईमेल में 3 निकात दिए गए हैं। उन्होंने कहा जी ईमेल में ये 3 निकात आपने शामिल करने हैं। क्या है? सोशल मीडिया या वक्त का जिया है। सोशल मीडिया वक्त का जिया है, यानी वक्त ज़ाय करना। ये मैंने उसका एक बिल्कुल हल्का सा वो बना रखा है ताकि आपके जहन में रहे कि हम क्या चाह रहे हैं। मुसलसल बैठना, लेट कर देखना, अगर आप देख रहे हैं, स्क्रीन का इस्तेमाल सेहत के लिए मसाइल पैदा करता है, ये सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए इसमें तवाज़ुन होना ज़रूरी है। ज़िंदगी और ज़िंदगी की सरगर्मियों में एतदाल तवाज़ुन हमें कायम रखना है। अब हम आ गए उन्वान पर। अब आपने सबसे पहले जिसको भाई को लिखना है तो भाई का नाम, बहन को लिखना है तो बहन का नाम। प्यारे भाई फसी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगली लाइन से आपने बफजल ताला तुम बखैर बखैर हो गए, मुश्किल लगता है, बफजल ताला तुम खैरियत से हो गए, अल्लाह के करम से तुम खैरियत से हो गए, वगैरह वगैरह। जो भी आपको आसान लगता है वो जुमला लिखे, मुश्किल जुमला ना लिखे। सेहत और तंदुरुस्ती, यानी सेहत तंदुरुस्ती की नेमत के साथ, यानी अच्छे भले हो गए, सेहत आपकी ठीक होगी, ये भी लिख सकते हैं। नए माहौल में घुल में, क्योंकि वो पढ़ने गया हुआ है किसी जगह पर, दूसरे शहर में हॉस्टल में रह रहा है, कि नए माहौल में आप जल्दी से आपने एडजस्ट कर लिया होगा। जब भी मोबाइल या कंप्यूटर देखा तो मौजूद होते हो, क्योंकि आजकल मोबाइल कंप्यूटर पे आपका स्टेटस आ जाता है, मालूम हो जाता है। मुमकिन है आजकल कोई और नया सिस्टम आ गया हो जिससे बच्चे अपने आप को उसमें कुछ ऐसे लिखें कि वो जाहिर ना हो। मैं चूंकि इस चीज़ को नहीं जानता, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब तक की जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो मैंने इसमें बयान कर दी है। तो मौजूद होते हो बिलाशुबा जदीद साइंस, इसमें कोई शक नहीं कि जदीद साइंस जो है, मोबाइल और कंप्यूटर, इसमें बहुत अहम तरीन ईजाद है, और इसे सीखना इस्तेमाल करना वक्त की ज़रूरत है। हमारे बेशुमार तालीमी हवालों से हम इससे बहुत ज़्यादा मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल वसाइल, सेहत और वक्त, इन तमाम चीज़ों के लिए मसला है। अब इसका दूसरा पैरा, ये इसका इब्तदाइया था, ये इसके 2 नंबर हैं। अब आप देखते जाइए नंबर की तकसीम कैसे है, और हमने क्या क्या पॉइंट्स, कौन सी बातें इनमें से लिखी हैं अंडरस्टैंड करके, क्योंकि उनके हमें नंबर मिलने हैं। अगर वो बात नहीं लिखी हुई होगी, नंबर नहीं मिलेंगे। यकीनन दौर जदीद में इनका इस्तेमाल वक्त की ज़रूरत भी है और आगे बढ़ने का जरिया भी। अब हम उसके फ़ायदे बता रहे हैं। ये हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन गया है। अमूमन समझा जाता है कि इसके बगैर इंसान क्या करेगा, लेकिन अब्बाजान की कमर झुक गई है, अपना पेट काट कर तुम्हें आराम और आसानी फराहम करने की कोशिश करते हैं। यानी हम कोई बहुत ज़्यादा खाते पीते छिलकाते लोग नहीं, हमारे यहाँ वसाइल कम है, आमदनी महदूद है। तो उसी आमदनी में से, घर के अखराजात में से तुम्हें अब्बू जो है ना वो रकम भेजते हैं, तो तुम्हें ख्याल रखना है, तुम्हें ये सोचना है कि अब्बू की मेहनत रायगा न जाए। शायद तुम इस बात को भूल गए हो। अब हमने उसको तंबीह भी कर दी है। आगे चलिए। अब है कंप्यूटर और मोबाइल का मुसलसल इस्तेमाल बिनाई को मुतासर करता है। खाना खाकर बैठ रहना,
बंद फजा में रहना, चहलकदमी या सैर न करना, ताज़ा हवा में ना रहना, तन्हाई और मुआशरे में रब्त में कमी, जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए नुकसानदेह। इंसान जितना आइसोलेट रहेगा, जितना लोगों से दूर होगा। क्यों? क्योंकि इंसान एक मुआशरती जानवर है। आप लिख सकते हैं इसमें, हाँ जी, यहाँ क्योंकि आप लिख सकते हैं क्योंकि इंसान एक मुआशरती जानवर है, वो अकेला नहीं रह सकता। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आपको अपनाएं। उसके बाद इन गैर जरूरी सरगर्मियों से इज्तनाब बरतो, यानी कि इनको छोड़ दो, परहेज करो। सुबह की सैर, वर्जिश और शाम को खेल का मैदान मामूल बनाओ, जिससे दिलो दिमाग तरोताज़ा और रूह हशाश बशाश रहेगी। सुस्ती और कहलत कालत में फिर सुस्ती, ये स्ट्रेस किया गया है, से जान छूटेगी। वरना मर्दों बेजारी, लोगों से दूर हो जाओगे, लोग अच्छे नहीं लगेंगे, चिड़चिड़ापन फितरत में आएगा, क्योंकि आइसोलेशन से, तनाई से ये होता है। फितरत में आ जाएगा, डर आएगा, इनके आ जाएगा। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि तुम जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हासिल न करो। ज़िंदगी एतदाल और तवाज़ुन का नाम है। ज़िंदगी में वक्त की बहुत अहमियत हुआ करती है। इसके लिए निज़ाम और औकात बनाना होगा। हर काम हर वक्त पर अच्छा लगता है। गाफिल, अब ये शेर आ गया कुदरती तौर पे, तो उसको लाजमी लिखना चाहिए। गाफिल, तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। तुम्हारा अमली अवलीन मकसद, सबसे पहला मकसद, कि तुम बड़ी जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर लिया है, लिहाजा तुम्हें तालीम पर तवज्जो मरकूज करना होगी। यकीनन तुम हालात की नज़ाकत से वाकिफ हो। ये आखिरी जुमले ज़रूरी हैं। इन बातों पर ठंडे दिलो दिमाग से सोचोगे। तुम्हारे लिए फिक्रमंद बड़ा भाई मोहम्मद हादी। ये मैंने अपने बेटों के नाम लिखे हैं। फसी छोटा भाई है, बड़ी हादी बड़ा भाई है। इस हवाले से मैंने उन्हीं के नाम लिख दिए हैं। तो अगर आपका इस हवाले से कुछ सवाल आपके जहन में हो, तो आप सवालात अपना माइक को अनम्यूट करके सवालात पूछ सकते हैं। जी, आप में से कोई सवाल पूछना चाहे, क्योंकि इस वक्त मेरे पास बहुत कम रह गया है। मेरे ख्याल में मैक्सिमम मेरे पास 1 मिनट होगा जो रह गया होगा। हाँ जी, एक लेस देन 1 मिनट रह गया है मेरे पास। किसी की तरफ से कोई सवाल है, ताकि ये मालूम हो कि आप लोग इसमें शामिल थे और कुछ आपने जाना है, सुना है, कुछ जानने की कोशिश की है, कोई फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है आप लोगों को। चलें, नहीं तो मेरा ख्याल है वक्त ख़त्म हो रहा है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल जब हम आए तो दूसरे पेपर पर मुकम्मल गुफ्तगू हो जाए उस पर, उसमें, और उसको भी हम समझ सकें, और अपना फीडबैक ज़रूर